तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है साउन के एक बुरे सपने से, जिसमें छोटे साउन को कोई पानी में डुबा रहा था। तो इसी बुरे सपने के साथ उसकी नींद खुलती है। जैसे वो अपने लेफ्ट की ओर देखता है तो हीजू उसके बाजुओं में सर रखकर सो रही थी। तभी हीजू की भी आंख खुलती है तो दोनों ऑकवर्डनेस के साथ उठ जाते हैं। देन अपने अपने रूम में चले जाते हैं। साउन याद करने की कोशिश कर रहा था कि कल रात हुआ क्या था। उसे बस इतना याद था कि हीजू उसे उठाकर घर लाई थी, पर गिरने के बाद उसे कुछ याद नहीं था। तभी वो अपना फोन चेक करने जाता है क्योंकि दोजे उसे वॉइस मैचिंग का रिजल्ट बताने वाला था, पर उसका फोन डेड हो गया था, इसीलिए चार्ज में लगाकर फोन ऑन करके बाहर आता है। हीजू उसे हैंगओवर ड्रिंक देती है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। तो साउन उससे पूछता है कि कल रात हम दोनों यहाँ कैसे सो रहे थे, क्या कुछ हुआ था? पर हीजू थोड़ा शर्माते हुए कोई जवाब नहीं दे रही थी। देन टाइप करके कहती कि क्या मैं ऑनेस्टली सब कुछ बता दूं? साउन थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कि सब कुछ मतलब? हीजू कुछ लिख ही रही थी। तभी साउन के फोन पे कॉल आता है, इसीलिए वो अपने रूम चला जाता है। दोजे ने कॉल किया था जो उसे बता देता है 406 नंबर से कॉल करके जो आपको ब्लैकमेल कर रही थी, उसकी वॉइस के साथ जो ऑडियो आपने भेजी थी दोनों 99.99% मैच करते हैं, जिससे साउन समझ जाता है कि उसे कॉल करके हीजू ही ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन हीजू की किडनैपिंग, बॉम्ब ब्लास्ट और हीजू के डैड के साथ जो हुआ वो कोई और था। ऑफिस में दोजे साउन को ये सब बता रहा था, तो वो साउन को बताता है कि शायद वो किडनैपर और ये ब्लैकमेलर दोनों मिले हुए हैं। तो क्या आपको पता है कि ये ब्लैकमेलर कौन हो सकता है? साउन कहता है मुझे पता है, पर मैं अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। पर तुम उन दोनों के बीच का लिंक ढूंढने का ट्राई करो कि उस किडनैपर और 406 नंबर से कॉल करने वाले ब्लैकमेलर का क्या कनेक्शन है। साउन को समझ नहीं आ रहा था कि हीजू ऐसा क्यों कर सकती है, तो वो दोजी को जाने के लिए कहता है। और फिर ब्लैकमेलर यानी हीजू ने जो सब भी बातें कॉल पर कही थी वो सब कुछ याद करने लगता है, जिससे उसे समझ आता है कि उसे कई बार हिंट मिला था पहले हीजू के बात कर सकने की बात। फिर उस रात टेरेस पे हीजू का फोन पर किसी से बात करना, वो सब देखकर भी साउन ने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उसे पूरा बिलीव था कि हीजू किडनैपर के साथ मिली नहीं हो सकती। लेकिन वो इस बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। तभी हीजू आती है उसे साइन लैंग्वेज सिखाने। तो साउन पेपर में लिखता है झूठ, गुस्सा, माफी, नफरत और मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब का साइन दिखाने के लिए कहता है। पर फिर एक और सेंटेंस लिखता है कि मैं तुम्हारे सारे गलत कामों के लिए तुम्हें माफ करता हूँ। इसको साइन लैंग्वेज में कैसे कहते हैं दिखाने के लिए कहता है। तो हीजू इन सब का साइन करके दिखा रही थी, लेकिन साउन का तो मूड खराब था, इसीलिए कहता है कि आज के लिए बस हो गया। ये बोलकर हीजू का एक पेज अपने फाइल के साथ ले जाता है, जो जाते हुए गिर जाता है। तो उसे उठाकर देखने लगता है, तो उसमें कुछ इमोशंस के साइन लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ था। इधर साउन के डैड को पता चल जाता है कि इना वापस आ गई है। साउन की मॉम किसी बुक में से एक फोटो निकालकर उसे देखते हुए ड्रिंक कर रही थी। तभी साउन के डैड मिस्टर बेक आकर उन्हें इना के लौटने के बारे में बताता है, लेकिन साउन की मॉम तो उनकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, ड्रिंक करती रहती है। रीजन पूछने पर वो कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं आज के दिन मैं ड्रिंक क्यों कर रही हूँ? मिस्टर बेक कहते हैं क्या है आज? साउन की मॉम कहती है कि आज वो दिन है जिसे याद करने के लिए तुम्हारे डैड ने मना किया था। जो सुन साउन के डैड चिल्लाकर कहते हैं कि 20 साल पहले आज के दिन हम दोनों जानते हैं हमने कैसा फील किया था, हमने आजादी महसूस की थी। ये बोलकर चले जाते हैं। तो हमें इनके 20 साल पहले का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साउन की मॉम घर आई तो देखा फिश टैंक में सारी मछलियों के पेट कटे हुए थे, जिसके अगले सीन में वो एक बच्चे को एक अंधेरे रूम में बंद करके ताला लगा देती है। वो बच्चा अंदर रोते रहता है। बाहर साउन की मॉम भी बैठकर रो रही थी। तो अब इसकी क्या मिस्ट्री है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर हीजू को इना मिलने बुलाती है। इना उसे देखकर बहुत खुश होती है, उससे बात करती है, जो देख हीजू शॉक्ड होती है क्योंकि इना 3 साल पहले तक बात नहीं करती थी। तो इना उसे बताती है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और वो अब नॉर्मली सुन भी सकती है। पर वो हीजू से पूछती है कि तुम अब भी वैसे क्यों हो, तुम अब बात कर सकती हो? हीजू टाइप करके पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं बात कर सकती हूँ? इना कहती हाँ, और ये भी कि तुमने मेरी वजह से बात करना छोड़ दिया। जो सुन हीजू गुस्से में जाने लगती है। तो इना आकर उसे रोकती है, कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा। मैंने तुम्हें बचपन से बहुत बुरा ट्रीट किया, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, पर मैं अकेले सफर नहीं करना चाहती थी। जो अपना हाथ छुड़ाकर साइन लैंग्वेज में कहती है कि तो क्या, कि अब जब तुम ठीक हो गई हो तो मुझे बात करने का अलाउ कर रही हो, कि तुम डिसाइड नहीं करोगी कि मुझे कब बात करनी है, मैं खुद करूंगी और अब तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। इना उसे कॉल करने की ट्राई करती है, पर वो कॉल पिक नहीं करती। तो उसे मैसेज करती है कि मुझे आज तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है साउन के बारे में, क्या तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो? तो इना उसे बताती है कि 3 साल पहले मैं शादी से नहीं भागी थी, वो खुद तुमसे शादी करना चाहता था, क्योंकि वो हमारी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन चाहता था, सिर्फ इसीलिए उसने तुमसे शादी की। जो जानकर हीजू गुस्से में घर की ओर आने लगती है, जहाँ इधर साउन हीजू की रूम की तलाशी ले रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पहला कॉल भले ही किडनैपर ने किया था, पर उसके बाद से उस नंबर से जो कॉल्स आए वो सारे हीजू ने किए थे, इसीलिए उस फोन को साउन ढूंढने लग जाता है। लेकिन तब तक इधर हीजू घर पहुंच जाती है और अपने रूम में आते ही साउन को देख लेती है। तो उसे रोकती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे? साउन बहाना बना देता है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा था। जो हीजू उसके नंबर पे कॉल लगाती है, बाहर से आवाज आता है, पर तभी साउन कबर्ड के नीचे रखे एक बैग से कुछ निकालता है, जो कि लॉन्जरीज थी, जिन्हें साउन से छीनने के चक्कर में हीजू बेड पे साउन के ऊपर गिर जाती है, जिससे दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे साउन को कल रात हुई इनके बीच का किस याद आ जाता है। तो वो उठकर सीधे घर से बाहर ही निकल जाता है। इधर हीजू किडनैपर वाला फोन चेक करती है, तो उसका फोन सही से छुपा हुआ था, लेकिन इधर साउन की हार्ट बीट स्लो होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वो थोड़ी जॉगिंग करने चला जाता है, जहाँ पे उसे फिर से 406 यानी हीजू का कॉल आता है। तो अब साउन उससे थोड़ा टीज करते हुए कहता है कि मैं आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हीजू पूछती है क्यों? साउन कहता है हम काफी दिनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर मैं अभी तक तुम्हारे बारे में काफी कुछ नहीं जानता जो मैं जानना चाहता हूँ। हीजू कहती है ठीक है, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे और ऑनेस्टली उसका जवाब देंगे। पहले हीजू पूछते कि तुमने बताया था कि शादी से पहले तुमने इना के साथ एक डील किया था, क्या वो डील हीजू को लेकर थी? साउन हाँ कहता है। अब जो बातें दोनों एक दूसरे से पूछना चाहते थे वो बातें वो दोनों इस तरह से पूछ रहे थे। तो अब साउन पूछता है कि क्या तुमने हीजू को धमकी दी है? हीजू पूछती है उसे क्यों धमकी मिलेगी? साउन कहता है क्योंकि तुमने हीजू को किडनैप किया, फिर मेरे ऑफिस में बॉम्ब
बॉम्ब ब्लास्ट किया और फिर हिजू के डैड को भी अटैक करने की कोशिश की, इसलिए मैं जानता हूँ वो तुम जैसे आदमी के साथ मिली हुई नहीं होगी। अब इससे साउन ये जानना चाहता था कि कहीं किडनैपर उसे भी तो धमकी नहीं दे रहा है, इस पे हिजू जवाब देती कि हाँ और ना भी। देन उससे पूछते कि क्या तुमने हिजू से सिर्फ इसीलिए शादी की ताकि होंग फैमिली से अपना पॉलिटिकल कनेक्शन बना सको और हिजू को किसी हॉस्टेज की तरह अपने साथ रख सको। साउन कहता है नहीं। देन बताता है कि मुझे बहुत नाइटमेयर्स आते थे बचपन में, बहुत ज्यादा डर के मारे उठकर अपने रूम से बाहर निकल जाता था। अब बचपन में हिजू और साउन की फैमिली पास में ही रहती थी, तो साउन चलते हुए हिजू के घर के बाहर आ जाता था जहाँ से वो हिजू को साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस करता हुआ देखता था। तो साउन कहता है कि जब भी मुझे बुरा सपना आता था तो हिजू को ऐसे साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस करता हुआ देखकर मेरा मन शांत हो जाता था, लेकिन हिजू के पास कोई नहीं था जो उसकी केयर करे, उसे संभाले। वो घर उसके लिए जैसे जेल बन गई थी जहाँ से मैं उसे आजाद करना चाहता था ताकि वो फ्रीली अपनी मर्जी से जी सके, इसीलिए मैंने उससे शादी की। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी उसे जेल जैसा फील होगा। अब ये सुनकर हिजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साउन कहता है शायद इसीलिए वो मुझे डिवोर्स देना चाहती होगी। साउन पूछते क्या हिजू अब भी मुझसे डिवोर्स चाहती है, इस पे हिजू एकदम साइलेंट हो जाती है। साउन कहता है बताओ 406, तुम तो उसे अच्छी तरह से जानते हो और तुम भी यही चाहते थे। हिजू कहती है वो अपने होप्स नहीं बढ़ाना चाहती, पिछले 3 सालों से वो यही सोचती आ रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए उसे भी लगता है कि अगर तुमने उसे जाने दिया तो एटलीस्ट वो और हर्ट और डिसअपॉइंटेड नहीं होगी। तो साउन कहता है क्या हिजू को सिंसियरिटी, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग और प्यार चाहिए, मैं ये सब कुछ उसे दे सकता हूँ। ये सुन हिजू शॉक्ड हो जाती है, तो उससे पूछती है कि अचानक तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। इमोशन में वो ये बोल देती है पहले तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ा था मेरे जीने या मरने से। वो साउन ने जब पहली बार किडनैपर को कहा था कि हिजू के मरने के बाद कॉल करना, उस बात के लिए अभी हिजू ने ये कहा। इस पे साउन कहता है कि स्टार्टिंग से हिजू ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे किसी हॉस्टेज की तरह अपने साथ रखा, ये सोचकर कि किसी दिन मुझे उसे जाने देना पड़ेगा। हिजू कहती है तो क्या इसीलिए तुमने उससे कभी प्यार से बात नहीं की ताकि तुम उससे अटैच ना हो जाओ, उससे प्यार ना हो जाए। इस पे साउन कहता है कि पर अगर उसे प्यार चाहिए तो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो भी वो चाहती है। देन प्रॉमिस मी, अगर मैंने ट्राई किया और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया तो तुम मुझे दोबारा कॉल नहीं करोगे। इस पे हिजू ये बोलकर कॉल काट देती है कि वो तुम्हारे एफर्ट्स और बर्ताव पे डिपेंड करेगा। तो अगले दिन थी प्रेसिडेंशियल ऑफिस की ट्रिप, तो सब लोग अपने बस के पास आते हैं, जहाँ आते ही उन सब के लिए लंच रेडी किया हुआ था। पर इसमें स्पेशल बात ये थी कि सारे डिशेस हार्ट शेप के थे जो ऑब्वियसली साउन ने तैयार कराए थे। देन साउन आता है तो सभी लोग बस में बैठने जाते हैं, जहाँ हिजू के पास वाले सीट पे नया इंटरप्रेटर आया था वो बैठ जाता है जो हिजू को कॉफी ऑफर करता है। ये देखकर साउन कार सिकनेस का बहाना करके उससे पीछे भगा देता है और हिजू के साथ बैठ जाता है। इवन उस बंदे ने जो कॉफी दिया था उसे भी पीछे फेंक देता है और हिजू को जूस की बोतल देता है और कहता है खाली पेट कॉफी पीना अच्छा नहीं होता। ये सब देखकर हिजू बस उसे देखती रह जाती है। इधर यूरी सांगू के साथ सुपरमार्केट आई थी, जहाँ वो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेते हैं। देन यूरी ड्रीम सेंटर ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं, जहाँ दोनों बच्चों के साथ काफी मस्ती करते हैं। बच्चे तो यूरी को सांगू की गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं। तभी एक बच्ची एक फोटो एल्बम ले आती है, इसमें सांगू की बहुत फनी फोटोज थी, जिन्हें देखकर यूरी एंड बाकी सब बहुत एंजॉय करते हैं। सांगू देखता है तो जल्दी से एल्बम छुपा देता है। तभी एल्बम में से एक पुरानी फोटो निकल आती है जो कि सांगू के बचपन की थी जब वो यहाँ रहता था, और उसी ग्रुप फोटो में से कुछ बच्चे गायब हुए थे। तो वो फोटो ले जाकर यहाँ के प्रिंसिपल को दिखाता है और इन बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था क्योंकि वो बस कुछ ही साल पहले आई थी। तो सांगू उस फोटो में अपने 3 दोस्तों के नाम बताता है जो सभी गायब हो गए थे। पर तभी प्रिंसिपल बताती कि एक चौथा बच्चा भी गायब हुआ था। तो फोटो में दिखाती है कि 2 जुड़वा भाई थे, उनमें से एक भाई गायब हो गया था। टोटल 4 बच्चे गायब हुए थे, यानी दूसरा ट्विन ब्रदर जिंदा है। इधर किडनैपर का पार्टनर उसे मैसेज करता है कि प्लान में थोड़ा चेंज है, आज ही है डी-डे, यानी आज किडनैपर का पार्टनर कुछ तो करने वाला है। इधर लंबा सफर था इसीलिए हिजू सो जाती है, जो देखकर साउन अपना कंधा उसके करीब ले जाता है, जिससे वो साउन के कंधे पर सर रखकर आराम से सोती है। इवन साउन चारों ओर अच्छे से देखने के बाद अपने हाथ से उसके फेस पे धूप पड़ने से रोकता है। अपने ट्रिप के लोकेशन पहुंचने के बाद ये लोग अपना स्पोर्ट्स कंपटीशन शुरू करते हैं, जहां सभी को ग्रुप में कई गेम्स खेलनी होंगी। तो पहले गेम के लिए मिस्टर पार्क सभी को अपना टीम बनाने के लिए कहते हैं। तो वो नया लड़का फिर से हिजू के साथ टीम बनाने आ गया था, बट साउन उसे अगेन भगा देता है और हिजू के साथ टीम अप करता है। इवन प्राइज की अनाउंसमेंट भी करता है कि जो जीतेगा वो अपनी प्राइज खुद डिसाइड करेगा। तो पहला गेम था 2% रोप जंप का। तो 2 बंदे रस्सी को घुमा रहे होते हैं, उसके ऊपर से दोनों को एक साथ कूदना पड़ेगा। साउन तो फुल वार्म अप करने लग जाता है कि मैं पहले जाऊंगा और फिर तुम आ जाना, लेकिन उसका प्लान तो फ्लॉप हो जाता है क्योंकि वो पहले ही बार में रस्सी को टच कर देता है। तो अगले राउंड में वो फिर से प्लान बनाता है, इस बार मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन हिजू फोन में टाइप करके उसे कहती कि पहले मैं जाती हूँ फिर तुम आना। तो इनकी बारी आने पर हिजू पहले जाती है और काफी अच्छा कर रही होती है। देन वो साउन को आने के लिए इशारा करती है, तो साउन भी आ जाता है। दोनों काफी अच्छे सिंक में जंप करने लगते हैं, जिस दौरान दोनों काफी हैप्पी होते हैं। इधर सांगू और यूरी उस जुड़वा भाई के बारे में पता करने में लग जाते हैं। 20 साल पुरानी बात थी, इसलिए उस ऑर्फनेज में इन जुड़वा भाइयों की डिटेल्स नहीं थी, लेकिन सांगू कहता है कि वो अपने ऑर्फनेज के बाकी दोस्तों से पूछताछ करेगा, अगर उनमें से किसी को उस जुड़वा भाई के बारे में पता होगा तो। इधर दूसरी गेम शुरू होती है 3 लेग रेस का, जिसमें दोनों टीममेट्स के एक पैर बंधे हुए होते हैं। तो इस रेस में भी साउन और हिजू जीत जाते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। साउन तो एक्साइटमेंट में हिजू को उठाकर घुमाने लग जाता है, जो देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। ये नोटिस करने पर साउन उसे नीचे उतारता है, उसे सॉरी कहता है कि एक्साइटमेंट में मैंने आपको उठा लिया। अब ये दोनों जीत गए थे, तो मिस्टर पार्क पूछते हैं कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। साउन कहता है मुझे मेरी गेम पार्टनर के साथ एक फोटो खींचनी है मेमोरीज के लिए। तो दोनों ऑकवर्डनेस के साथ थोड़ा दूर दूर खड़े होते हैं। मिस्टर पार्क उन्हें थोड़ा पास आने के लिए कहते हैं, हार्ट शेप दिखाने के लिए कहते हैं।
तो दोनों अपने हाथों से हार्ट्स बनाते हैं। तो फोटो सेशन के बाद सभी लोग पहाड़ के ऊपर हाइकिंग पे जाते हैं। बाकियों की तो हालत खराब हो जाती है, पर हिजू और साउन आगे बढ़ते जाते हैं। ऊपर थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए साउन हिजू को अपना जैकेट पहना देता है। तो सभी लोग माउंटेन टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहाँ इनका पूरा ग्रुप साथ में फोटोज खिंचाने लगते हैं। पर तभी बहुत सारे लेडीज आ जाते हैं जो साउन के फैन थे, तो उसके साथ फोटोज खिंचाने के लिए सभी लोग उठ जाते हैं, जिससे हिजू एंड बाकी सबको पीछे हटना पड़ता है। हिजू एकदम से रेलिंग के साइड में आ गई थी, तभी उनकी एक टीममेट किसी को नीचे गिरता हुआ देखकर चिल्लाती है। साउन हिजू को आसपास देखने लगता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी, जिससे इन्हें समझ आ जाता है कि हिजू ही नीचे गिरी है। कुछ देर में यहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाती है, सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। साउन खुद भी ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। उसके नंबर पे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। तो साउन स्पेशली रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी बुलाता है। अंधेरा हो जाता है, लेकिन हिजू का कोई पता नहीं चलता। साउन को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। इधर हिजू को होश आता है, जिसे अपने पूरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वो पत्थर पेड़ों से टकरा कर नीचे गिरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गिरी कैसे, पर तभी उसे याद आता है कि उसे किसी ने धक्का दिया था, पर हिजू उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। वो पॉकेट से अपना फोन निकालती है, लेकिन उसका फोन टूट गया था। तो वो कैसे भी करके अपने बैकपैक से किडनैपर वाला फोन निकालती है, जिस फोन को कुछ नहीं हुआ था। अब उसके पास साउंड को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इस फोन से सिर्फ साउंड के नंबर पे ही कॉल लग सकता है, इसीलिए उसे साउंड को कॉल लगाना ही पड़ता है। साउंड ये नंबर देखकर जल्दी से उठाता है और हिजू का ही नाम लेता है, पर फिर कहता है आई मीन 406, मैं जानता हूँ हिजू तुम्हारे साथ है, वो ठीक तो है ना। जो सुन हिजू को लगा कि उसे अब तक पता नहीं चला कि हिजू ही 406 है, इसीलिए कहती कि तुमने कहा था ना कि जब वो मर जाए तब कॉल करना, तो वो मरने वाली है, इसलिए जल्दी से आकर इसे ले जाओ। साउंड कहता है प्लीज उसे बताओ कि मैंने उसके बैकपैक में एक पोर्टेबल फ्लेयर रखा था, उसके टॉप लीड को हटाकर उसे आसमान में छोड़ना। आई होप हिजू इसे कर पाएगी, पर हिजू से अपनी जगह से हिला नहीं जा रहा था। साउंड पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। हिजू तो दर्द में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। साउंड कहता है डर के मारे मेरी जान जा रही है, प्लीज कुछ बोलो, ठंडी भी बहुत बढ़ गई है। उसने मेरा जैकेट पहना है या नहीं। हिजू बहुत कोशिश करने के बाद बैकपैक से फ्लेयर निकाल लेती है और उसे आसमान में छोड़ देती है, जिसको साउंड भी देख लेता है। तो वो कहता है कि 406 मैंने फ्लेयर देख ली है। हिजू को बोलना वो चिंता ना करे, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। ये बोलकर वो उस फ्लेयर के डायरेक्शन की ओर भागता है। इसके साथ ये एपिसोड 6 यहीं पे खत्म होता है। पर एपिलॉग में हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब हिजू ड्रंक साउंड के ऊपर गिरी थी। तो उसे देखकर वो याद करती है जब कार के एक्सीडेंट से हिजू ने साउंड को बचाया था। उससे पहले साउंड बता रहा था हिजू के लिए मेरी असली फीलिंग्स, बस इतना ही कहा था। तो अब हिजू साउंड से पूछती कि तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स क्या है। तब साउंड ने धीरे से कहा था हिजू आई लाइक यू। जो सुन हिजू स्माइल करती है और उसके कंधे पर सर रखकर वहीं सो गई थी। तो यहीं पे फाइनली एपिसोड 6 खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।